हेलो एवरीवन। बच्चों, सर्कुलर मोशन में आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और बहुत अक्सर करके ये कॉन्सेप्ट या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है। तो अगर पहले से जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूले हम याद किए रहेंगे, तो बहुत जल्दी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्या, इसको समझते हैं। बट टॉपिक है क्या एक्चुअली में? टॉपिक ये है कि ब्लॉक लिविंग ऑफ द सरफेस ऑफ अ स्फेयर। हमें एक स्फेयर दिया जाएगा, हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर हो सकता है या कंप्लीट एक स्फेरिकल बॉडी हो सकती है, और वहाँ से किसी पार्टिकल के स्लिप करने की जो कंडीशन है, उस कंडीशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे वो पार्टिकल किस पॉइंट पे स्लिप करेगा, वो सरफेस को किस पॉइंट पे छोड़ेगा, या फिर जब छोड़ेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका उसका ग्राउंड से, उसका बॉटम से हाइट क्या होगा। ये तमाम चीज़ें क्वेश्चन से पूछी जाती हैं। सॉल्व करने का मेथड बहुत आसान है, मगर मेरा हमेशा मानना है कि अगर हम कुछ चीज़ों को मेमोराइज किए रहेंगे। देखो, एग्जामिनेशन में एक बात का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वो ये होता है कि कितना आप प्रोएक्टिव हैं। हमेशा हमें एग्जामिनेशन के लिए प्रोएक्टिव होकर चलना है कि एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले से कितना प्रिपेयर्ड है। बाकी अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, किया नहीं है, तो वही सबके लिए सेम होगा। लेकिन हम जो कोशिश कर सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले से प्रिपेयर्ड होकर के जाएं, तो क्या बुरा है इसमें। अगर किसी खास किस्म के क्वेश्चंस में कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, और वो हम रिमेंबर कर लें, तो क्या बुरा है इसमें। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर किसी कॉन्सेप्ट में, किसी क्वेश्चंस में कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला होल्ड करता है, जिससे वो क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट, उससे जुड़े हुए टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो हमें उन फॉर्मूले को, उन मेथड्स को, उन टेक्निक्स को अच्छे से मेमोराइज करना चाहिए और उन पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि उन फॉर्मूले पे हमारा कमांड भी हो। तो इसी सिलसिले में हम लोग बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। जैसे इसके ठीक प्रीवियस टॉपिक की बात को, तो बहुत ही शानदार टॉपिक तुमको मैंने बताया था कि एक वर्टिकल सर्कल में जब कोई बॉडी मूव करती है, पार्टिकल मूव करता है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, तो स्लैकिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर पार्टिकल का मोशन प्रोजेक्टाइल प्लस सर्कुलर कब होगा और ऑक्सीलेशन कब होगा, ये पूरा इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे हम लोग। अब उससे क्वेश्चन जहाँ भी मिलेगा फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन में हम सोचें, कॉन्सेप्ट सोचें कि यार इसमें कॉन्सेप्ट ये लग सकता है, उतना टाइम नहीं है। हमें उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होके जाना पड़ेगा। तो उसी सीरीज़ में ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमें आना चाहिए अगर हम सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो कहता है कि ब्लॉक लिविंग ऑफ द सरफेस ऑफ ए स्फेयर। जैसे मान लो एक स्फेयर हो सकता है, फिर एक हेमिस्फेयर भी आ सकता है। मैंने एक हेमिस्फेयर यहाँ पर बनाया है और सपोज उसका जो रेडियस है वो हमें दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ इस हेमिस्फेयर इज आर। क्वेश्चन ये कहा जाएगा कि ये जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है ये बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कहीं कोई रफनेस नहीं है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। इसके बिल्कुल टॉप से, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट, एक ब्लॉक जो कहो, इसके टॉप पॉइंट से फिसलना शुरू करता है। ठीक है, इस बात को गौर करना, कहीं फ्रिक्शन नहीं है, और इसको हल्का सा, लगभग नेग्लिजिबल स्पीड से पुश कर दिया। ऐसा तो खुद तो चलेगा नहीं, हल्का सा पुश करना पड़ेगा, और वो पुश हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो हम ये एज्यूम करेंगे द पार्टिकल स्टार्ट्स हियर विद जीरो वेलोसिटी। ठीक है, अब ये इस पे मूव करना शुरू करता है, स्लिप करना शुरू करता है। अब ये इस पे स्लाइड करेगा, जो कि बिल्कुल भी स्मूथ सरफेस है। तो जब ये आगे यहाँ पर बढ़ेगा तो ऐसा कोई पॉइंट आएगा जहाँ पर ये ब्लॉक इस सरफेस से कांटेक्ट छोड़ देगा। डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, फ्रिक्शन थोड़ी कि इस पे चिपक के चलता चलेगा। जहाँ तक उसको फोर्स मिलेगा वहाँ तक चलेगा, जहाँ नहीं मिलेगा, जहाँ कम मिलेगा, सेंटीमीटर फोर्स ज़्यादा चाहिए, नहीं मिल पा रहा, याद करो हम लोग पढ़े क्या होता है, उस कंडीशन में ये पार्टिकल इस किसी पॉइंट पर आकर के सरफेस को छोड़ देगा एंड विल लीव ऑफ द सरफेस। वो पॉइंट क्या होगा, उसका पोजीशन सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, या उस पार्टिकल का हाइट क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, तमाम चीज़ें से बनती है। एक एक करके सारी बातों को समझेंगे। तो सपोज दैट कि
ये वो पोजीशन है जहाँ पर ये जो पार्टिकल है इसका कांटेक्ट स्फेरिकल सरफेस से छूट जाता है। अच्छा, कांटेक्ट छूटने का फिजिकल मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच, सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है या यूं कहो कि नॉर्मल रिएक्शन है वो हमारा जीरो हो जाना चाहिए। कांटेक्ट छूटेगा तो कांटेक्ट फोर्स कहाँ से काम करेगा। बट ठीक है, वो सब बात की बात है। मान लो पहले इस पॉइंट पर इसने अपना जो कांटेक्ट है वो सरफेस से छोड़ दिया। सबसे पहला फोर्स जो उस पर लगेगा, कांटेक्ट छोड़ा हो चाहे कांटेक्ट ना हो, जो उस पर ग्रेविटी का फोर्स है वो इन सब से अनफेज्ड है, तो mg इधर लगेगा हमेशा। नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स इस सरफेस का पार्टिकल पर सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, दैट इज n। मान लो ये पॉइंट O है और जहां पे इसने कांटेक्ट छोड़ा वो पॉइंट है P, और वो पॉइंट P से जाने वाला रेडियस, दिस वन OP, इस वर्टिकल डायरेक्शन से मान लो थीटा एंगल फॉर्म करता है। तो ये थीटा ही उसका पोजीशन बताएगा। ये थीटा हमसे पूछा जाएगा कि जो पार्टिकल से जाने वाला रेडियस है वो वर्टिकल रेडियस से या डायमीटर से कितना एंगल बनाएगा जब ये पार्टिकल कांटेक्ट अपना छोड़ेगा। तो थीटा एक तरीके से हमको पोजीशन बताएगा ना कि वो पार्टिकल कहाँ पर कांटेक्ट जाके छोड़ेगा। अब ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। अब mg का अगर हम लोग कंपोनेंट लें तो यहाँ कंपोनेंट मिल गया हमको mg cos थीटा, और यहाँ जो कंपोनेंट मिला वो हो गया mg sin थीटा, अप्रॉक्सीमेटली लाइक इंक्लाइन प्लेन जो हम लोग पढ़े थे। अब ये mg cos थीटा सेंटर की तरफ है और n सेंटर से अवे है। जैसा हम लोग अब तक सर्कुलर मोशन में पढ़े हैं कि सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होता है वही सेंट्रीपेटल फोर्स बनता है। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, mg cos थीटा सेंटर की तरफ है, n सेंटर से बाहर की तरफ है। तो जो फॉर्मूला हमारा बनेगा, इक्वेशन इनफैक्ट जो बनेगा वो होगा mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये कह सकते हैं हम लोग बिल्कुल। एंड इफ ब्लॉक लीव्स द कॉन्टेक्ट या लीव्स द सरफेस, अगर मान लो मैं कहूँ कि भाई ये पॉइंट P है जहाँ पे ब्लॉक ने कांटेक्ट छोड़ दिया, ये जस्ट अबाउट टू लीव है, तो इट मीन्स कि भैया इस पॉइंट पे n की वैल्यू क्या होने वाली है, 0। तो n जब मैं 0 पुट करूँगा तो हमें मिलेगा mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। m से m कैंसल्ड आउट एंड वी गॉट cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। अब यहाँ पे देखो r और g तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर पे, थीटा और v। तो थीटा और v एक ऐसा कह सकते हो कि पेयर होगा जहाँ पर पे कांटेक्ट छूटेगा। यही थीटा और v हमको पता करना होता है, और ये थीटा और v इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो जो स्फीयर है उसका रेडियस क्या है। ये हर स्फीयर में विदाउट एनी रेडियस सबके लिए रिजल्ट सेम है। तुमको यहाँ तो आर दिखाई दे रहा है, अभी आर वर्ड सब हटेगा, बस देखना। तो ये इक्वेशन नंबर मान लो पहले मैंने 1 दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से मुझको थीटा और वी फाइंड करना है। थीटा मतलब उसका पोजीशन बताओ कि कब वो स्लिप किया, थीटा, और स्पीड बताओ जब वो स्लिप करेगा उसकी स्पीड कितनी है। दो वेरिएबल, दो अननोन है हमारे थीटा और वी। एक और इक्वेशन बने थीटा और वी में तो हमारा काम बन जाए। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि एक इक्वेशन तुमको लगाना है सर्कुलर मोशन के लिए, ये तुमको इस पे स्टार लगा लो, ऐसे इक्वेशंस तुमको बनाने ही बनाने हैं। दूसरा इक्वेशन जो चलता है ऐसे क्वेश्चंस में वो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। यहां से यहां तक आने, अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं तो पॉइंट ए पर जो टोटल एनर्जी है और पॉइंट पी पर जो टोटल एनर्जी है ये एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए। तो अगला स्टेप जो हमारा ऐसे क्वेश्चन में होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब मैं ओ पर लगाऊं तो मैं यहां से काउंट, जिसको मैं बेस मानता हूं ना, दिस इज बेस, बॉटम, ग्राउंड, तो यहां से इसका हाइट जो है वो ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू रेडियस। तो टोटल में दो एनर्जी होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी इनफैक्ट। तो
तो भैया ए पर तो स्पीड इज नेग्लिजिबल, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, h मतलब r, जो यहाँ से हाइट है वो कितनी है, दैट इज r। ठीक है, अब p की बात किया जाए तो p पर तो भाई कुछ ना कुछ स्पीड है ही है, उसी स्पीड को हमको फाइंड भी करना है, प्लस हाइट। अगर मैं यहाँ से एक सीधा लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे इस तरीके से, तो ये है रेडियस r, ये है थीटा, तो ये जो होगा वो होगा r cos थीटा, सिंपल। तो इस पॉइंट का जो बॉटम से हाइट है वो mg r cos थीटा, सिंपल। तो अब मैं चाहूँ तो हर जगह से m कैंसिल कर दूँ और gr माइनस gr cos थीटा इधर कर लूँ और इधर क्या बनेगा v²/2। ठीक, अब इसमें से gr अगर मैं कॉमन ले लूँ तो gr कॉमन लिया तो क्या बचा 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू v²/2 था, 2 भी यहाँ कर दो, v² की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से v² की वैल्यू जरा मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो हमें क्या मिलता है cos थीटा इज इक्वल टू v² की वैल्यू 2rg या 2gr 1 माइनस cos थीटा बाई rg। बस ये v² मैंने यहाँ पुट कर दिया। rg कैंसल्ड आउट, तुम्हें क्या मिला cos थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos थीटा, तो 3 cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया 2, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया तुमको बेटा 2/3, या थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया cos इनवर्स 2/3, दैट्स इट। अब देखो इस फॉर्मूले में कहीं भी रेडियस की कोई वैल्यू आ रही है क्या, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3, ये ऐसे क्वेश्चन का फिक्स आंसर है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ स्फीयर। पार्टिकल के बारे में कोई मतलब नहीं है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर हमको मिलते हैं तो कोई पार्टिकल जो टॉप मोस्ट पॉइंट से शुरू करता है वो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3 पर ही अपना कॉन्टेक्ट छोड़ेगा। इस क्वेश्चन में इसके रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो cos थीटा में कितना मिल गया 2/3। अब अगर हमको हाइट निकालना हो उसका कि यहां से कितने हाइट पर वो कॉन्टेक्ट छोड़ा, कभी कोई ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एंगल ना पूछ के बोलते हैं कि भाई कितने हाइट पर, तो बॉटम से कितने हाइट पर वो कॉन्टेक्ट छोड़ेगा, तो बॉटम से हाइट तो उसका r cos थीटा है, निकाल लिया तुमने cos थीटा की वैल्यू, तो दिस इज द हाइट जहां पे कॉन्टेक्ट छूटा है। तो देयरफॉर अगर मैं हाइट निकालना तो हाइट की वैल्यू कितनी आएगी 2/3r, बस cos थीटा की तुमको वैल्यू वहां पर पे 2/3 पुट कर देनी है। तो ये भी रिजल्ट है जो हमको याद करके ही एग्जाम में जाना है। तो हाइट मिल गया हमको, तो किस पोजीशन पर कॉन्टेक्ट छोड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3 छोड़ेगा, तो हाइट कितना होगा h इज इक्वल टू 2/3 ऑफ r। एक चीज और पता कर लिया जाए, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो यहां से अगर वेलोसिटी निकाला जाए हम लोग तो v² इज इक्वल टू आ रहा है rg cos थीटा, कॉस टर्म में निकाल रखा है 2/3, तो ये कितना हो गया 2/3 rg। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी की वैल्यू आई वो आई स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 rg, और ये रिजल्ट भी फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। हाँ, वेलोसिटी अलग अलग साइज के स्फीयर के लिए अलग अलग हो सकती है, मगर फॉर्मूले का जो स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा 2/3 रूट rg। तो ये वेलोसिटी है, ये उसका हाइट है, ये उसका पोजीशन एंगल के फॉर्म में जब वो पार्टिकल अपना कांटेक्ट इस हेमी स्फेरिकल बॉडी से छोड़ेगा और वो नीचे गिरेगा। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि इन तीनों रिजल्ट को हमको अच्छे से याद करके जाना है एग्जामिनेशन में, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी।
अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन मिला तो तुरंत इन रिजल्ट्स को याद रखना। खुदा ना खास्ता अगर कभी ये रिजल्ट्स आंसर्स भूल जाए तो उस वक्त ये मेथड्स तुम याद कर सकते हो, मगर हो सकता है कि वहाँ मेथड लगाओगे, सॉल्व करोगे, वक्त हमारा ज़ाया होगा, और वक्त ही तो बचाना है, वो बचेगा सब बच जाएगा, इस बात को हमेशा देखना। तो जो रिजल्ट्स आए हैं रिजल्ट्स को अच्छे से याद कर लो, क्वेश्चंस मिलते हैं हम अप्लाई करो और देखो हमारा आंसर कितना जल्दी और कितना क्विकली आएगा। तो ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अगर हम सर्कुलर मोशन चैप्टर में अच्छे से पढ़ करके जाए तो हमें बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं होगी क्वेश्चंस के लिए, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हमको पता होगा कि हम आउट ऑफ द बॉक्स जा करके भी बहुत चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो ये था आज की क्लास का ये एक कॉन्सेप्ट जो हमें अच्छे से याद होना चाहिए, और ऐसे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए फॉर्मूले के साथ, जो हमारे एग्जामिनेशन में हमको वंडरफुली हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।